नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज जैसा कि निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, जिस तरीके से तुगलक वंश का पतन होता है उसके पश्चात जो कई क्षेत्रीय और प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है और उन्हें उभरने का अवसर मिलता है, उसके तहत हमने कई प्रांतों के बारे में पढ़ लिया। चाहे मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान के जो 3 मुख्य प्रांत रहते हैं तो उनमें 3 मुख्य प्रांतों में मेवाड़, मारवाड़ के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा जो आमेर का राज्य है वह भी मुख्य प्रांत रहता है। मध्यकाल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि हम सल्तनत काल के दौरान ही इसके क्रम को पढ़ेंगे, उसके पश्चात जो मुगल काल है उसमें भी इसका विस्तृत योगदान रहता है। जो अपनी दूसरी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसमें हम विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे आमेर हो। यहाँ इनकी हम थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो मेवाड़, तो आज हम पढ़ने वाले आमेर राज्य और उड़ीसा राज्य के बारे में। आमेर राज्य की सबसे पहले तो बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, यानी जयपुर जो राज्य उसे ही आमेर राज्य कहा जाता है और जो आमेर है वो जयपुर में ही स्थित है। यहाँ पे शुरुआती तौर में किसका शासक रहा, कैसे रहा और किस तरीके से यहाँ पे जो शासन है राजवंश की स्थापना होती है। तो यहाँ आमेर राजघराने की बात करें तो आमेर राजघराने में कछवा है, राजपूत, जो कच्छावा अपने आप को कहते थे, कछवा राजपूत है, इनका जो अधिकार रहता है। और कछवा इनको क्यों कहा जाता है, कच्छावा इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान राम का जो पुत्र कुश के उत्तराधिकारी, कुश के वंशज अपने आप को मानते थे, इस वजह से इन्हें कच्छावा कहा जाता था। तो यहाँ पे जो आमेर राज्य पे कच्छावा राजपूत शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। शुरुआती दौर की बात की जाए तो शुरुआती दौर में यहाँ बड़गुजर जो लोग होते हैं उनका जो शासन था और यहाँ वो मूल रूप से निवास करते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। लेकिन एक दुल्हे राय नाम का जो कच्छावा राजपूत था, इसके द्वारा क्या किया गया, बड़गुजरों को वहाँ से भगा दिया गया और उनको पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। शुरुआती दौर में जो दौसा जिला है, दौसा जिला के आसपास के क्षेत्र में इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। दुल्हे राय द्वारा शुरुआती दौर में इस वंश की स्थापना जो की जाती है। उसके पश्चात बात करते हैं तो उसके पश्चात जो ककिल देव नाम का व्यक्ति होता है, ककिल देव, ये दुल्हे राय का ही उत्तराधिकारी होता है। इस शासक के द्वारा क्या किया जाता है, जो आमेर राज्य के आसपास, जो आमेर का क्षेत्र है जयपुर में, वहाँ के आसपास जो मीणा जाति रहती थी, उन मीणा जाति को पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। और उस क्षेत्र पर अधिकार करने के दौरान आमेर को ही अपनी राजधानी बना लिया जाता है। इसी वजह से ये आमेर घराना कहलाता है, आमेर राज्य कहलाता है। तो ये दुल्हे राय के पश्चात ककिल देव है, ये उत्तराधिकारी द्वारा मीणाओं को परास्त करके, यानी बड़गुजर और मीणाओं को परास्त करके जो आमेर राज्य की स्थापना कच्छावा राजपूतों के द्वारा की जाती है। उसके अलावा बात करते हैं तो ये स्वतंत्र शासक के रूप में इनका अस्तित्व कम ही देखने को मिलता है। हालांकि चाहे मुगल काल में ले लो, चाहे सवाई जय सिंह है, मान सिंह है, ये होते हैं, वो भी मुगलों की अधीनता में शासन करते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी में बात करें तो 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान ये शासक हुए, विग्रहराज चौहान जो शासक हुए, इनके जो सामंतों के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया था 12वीं सदी के प्रारंभ में। तो ये चौहान जो राजा थे, चौहान राजपूत थे, इनके सामंत के रूप में कार्य करते थे और धीरे धीरे जो ही अवसर मिला तो इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो चौहान शासक को सामंत के रूप में काम किया। और उसके अलावा जो राणा सांगा है, राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य, उस वक्त की बात करें तो मुगलों और जो सांगा का युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, क्योंकि उस समय ये राणा सांगा के सामंत के रूप में, अधीनस्थ शासक के रूप में, यानी उसके अधीन शासन करने वाले थे। तो राणा सांगा की सहायता इसमें पृथ्वीराज के द्वारा की गई। तो पृथ्वीराज कौन था, आमेर शासक जो आमेर नरेश चंद्रसेन इनका पुत्र था। और पृथ्वीराज के द्वारा जो खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो जयपुर की रहती है और जयपुर अपने राजस्थान में स्थित है। भली भांति आप कई बार विद्यार्थी जाकर भी आए होंगे और जयपुर के जो किले वगैरह आपने देखे होंगे, राजस्थान की राजधानी के रूप में है।
तो यहाँ पे जो इसे आमेर राजघराना कहते हैं और यहाँ पे कच्छावा शासकों का शासन रहता है। सीधे सीधे क्वेश्चन जीके में भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आमेर राज्य में कौन से राजपूत शासकों का शासन था, तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा कच्छावा शासकों के। और ये क्योंकि भगवान जो राम के पुत्र कुश है उनके वंशज अपने आप को मानते, इसलिए कच्छावा वंश कहलाया जाता है। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। ये जयपुर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है मध्यकाल के दौरान। हालांकि इसका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं रहता, फिर भी मुगलों के शासन के दौरान इसकी भूमिका है भारत में, जो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी अति महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को आप भली भांति जानते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है और ये क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो भारत के जो बात करते हैं तो पूर्वी दिशा में स्थित ये क्षेत्र है। और पूर्वी दिशा में जो पूर्वी और बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के जो नीचे का जो क्षेत्र है वह उड़ीसा राज्य में आता है। और यहाँ बंगाल और बहमनी राज्यों के मध्य बीच में स्थित था। यहाँ से जो बात की जाए गंगा नदी का डेल्टा इसी राज्य में, उसके अलावा जो गोदावरी के मुहाने तक फैला, यानी गोदावरी जहाँ समुद्र में जाकर गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वहाँ तक इसके समुद्री सीमा भी लगती है। इसकी बात करें तो इसका भी उत्तर भारत की राजनीति में कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता है। यहाँ पर क्यों बात की जाए तो दिल्ली शासक, जो केंद्रीय सत्ता दिल्ली थी, वहाँ शासन करने वाले शासकों से ये जो उड़ीसा का राज्य है वो बहुत दूर रहता था। और कोई भी जो बात करें दिल्ली का शासक स्थायी रूप से उड़ीसा पर अधिकार नहीं कर पाया था। अब इस क्षेत्र में कई पराक्रमी शासक हुए हैं जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण जो प्रभाव देखने को मिला है और इनका योगदान भी देखने को मिलता है। तो उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अनंत वर्मन नाम का एक शासक यहाँ देखने को मिलता है। ये यहाँ उड़ीसा राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके द्वारा जो पुरी में स्थित है, उड़ीसा में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण इसके द्वारा अनंत वर्मन के द्वारा ही करवाया गया था। अनंत वर्मन के द्वारा 1076 ईस्वी से 1148 ईस्वी तक शासन किया जाता है। ये उड़ीसा का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसके द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। इसके पश्चात अनंत वर्मन के पश्चात बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है शासक। इसके द्वारा शासन किया जाता है 1238 ईस्वी से लेकर 64। ये अनंत वर्मन का उत्तराधिकारी होता है। तो इसमें हमें क्रमबद्ध रूप से जो यहाँ पे शासन करने वाले शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में हम इन्हें देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम है और ये इनके द्वारा ये भी महत्वाकांक्षी शासक रहते हैं और साहसी शासक होते हैं। इनके द्वारा होने वाले जो तुर्क आक्रमण है, तुर्क आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया जाता है और अपने राज्य की रक्षा इनके द्वारा उड़ीसा राज्य की रक्षा कर ली जाती है। ये कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इनकी मृत्यु हो जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वह दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं। इनके द्वारा उड़ीसा राज्य पे पूर्ण अधिकार नहीं रखा जाता और उन्हीं के समय उड़ीसा राज्य का पतन शुरू हो जाता। नरसिंह वर्मन के उत्तराधिकारियों की बात करें तो क्योंकि ये कमजोर और दुर्बल थे, तो ऐसी परिस्थितियों में बात की जाए तो एक गजपति वंश की स्थापना हो जाती है जो अपने आप को सूर्यवंशी भी कहते हैं। यानी सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होते हैं, यानी सूर्य के वंश का अपने आप को बताते हैं और कई चंद्रमा के वंश का अपने आप को बताते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहले जो प्रकृति में ही जो देवताओं का निरूपण कर दिया था, तो ये सूर्य और चंद्रमा को भी देवता माना जाता। अपने वैदिक धर्म में भी ये बात मैंने अभी फर्स्ट ईयर को पढ़ाई थी, आज भी। तो इन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी कहा। कपिलेंद्र गजपति है, इसके द्वारा क्या किया गया, जो गंग शासक था, चतुर्थ गंग शासक था भानुदेव चतुर्थ, उसकी हत्या उसे अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया, सिंहासन से हटाकर अपने वंश की स्थापना कर ली और इसका वंश जो गजपति वंश कहलाया, सूर्यवंशी ये अपने आप को कहते थे। 1434 ईस्वी में उड़ीसा में इस वंश की स्थापना कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 1434 ईस्वी में इस वंश की स्थापना किसके द्वारा? गजपति, कपिलेंद्र गजपति के द्वारा स्थापना गजपति वंश की करवा दी जाती है। और गंग शासक भानुदेव चतुर्थ था, उस वक्त सिंहासन पर उसे अपदस्थ करके अपने इस वंश की स्थापना कर दी। ये इस वंश की बात की जाए तो इस वंश का शासन काफ़ी लंबे समय तक, 1 शताब्दी तक यानी लगभग 100 वर्षों तक शासन रहता है। और
ये गजपति वंश का जो बात किया कपिलेंद्र गजपति, ये भी काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। इसके द्वारा उड़ीसा राज्य की सीमाओं की रक्षा की जाती है। और इसके समय में बात की जाए बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के आक्रमण होते हैं कपिलेंद्र गजपति के समय, क्योंकि बहमनी के सुल्तान और विजयनगर के शासकों के द्वारा जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र पे अधिकार करने का प्रयास किया, जिसकी राजनीतिक अव्यवस्था यहाँ फैली हुई थी, उस अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया गया, लेकिन कपिलेंद्र गजपति के द्वारा उन्हें असफल कर दिया जाता है और उड़ीसा राज्य की रक्षा की जाती है। उसके पश्चात बात करें कपिलेंद्र गजपति के पश्चात जो पुरुषोत्तम शासक बनता है, ये इसका उत्तराधिकारी है। 1470 से 1497 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। अब इनके द्वारा जो शासन किया जाता है पुरुषोत्तम के द्वारा, तो शुरुआती दौर में तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इन पर हावी हो जाते हैं और उड़ीसा राज्य के कई क्षेत्रों पे, चाहे गोदावरी का डेल्टा हो, चाहे कृष्णा नदी का जो भूभाग हो, उन पे जो अधिकार इन दोनों के द्वारा कर लिया जाता है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के द्वारा। लेकिन कुछ समय पश्चात बात करें तो पुरुषोत्तम के द्वारा इन विजयनगर शासक और बहमनी सुल्तान को पराजित करके अपने जो जीते हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। और पुरुषोत्तम के समय बात की जाए तो उड़ीसा राज्य की स्थिति सुदृढ़ रहती है और उनके द्वारा अपने सीमाओं की रक्षा भली भांति की जाती है। अब पुरुषोत्तम के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात जो इस उड़ीसा राज्य का पतन शुरू हो जाता है और उसके पश्चात बात करते हैं तो प्रताप रुद्रदेव नाम का व्यक्ति जो पुरुषोत्तम का ही पुत्र है, ये सिंहासन पर बैठता है। ये थोड़ी भक्ति भावना से जुड़ा हुआ शासक रहता है और इसकी बात करें तो इसके जो शासन के प्रति ये थोड़ा लापरवाह रहता है और शासन पर इसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये भक्ति भावना के तहत जो चैतन्य महाप्रभु है, जो धर्मगुरु हुए हैं बंगाल के, उनका शिष्य बन जाता है प्रताप रुद्रदेव। अब उनका शिष्य बनने के पश्चात ये जो शासन के प्रति लापरवाह हो जाता है, किसी तरह का ध्यान उसकी तरह नहीं दिया जाता है और इस समय जो उड़ीसा राज्य की स्थिति कमजोर होती जाती है। बहमनी व विजयनगर के जो शासक है, बहमनी सुल्तान है, इनके द्वारा भी बात की जाए तो यहाँ उड़ीसा पे आक्रमण करके उड़ीसा राज्य को लूटा जाता है। यहाँ से कई धन संपदा इसके द्वारा लूट के ले जाता है। उसके पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर के शासक के द्वारा भी आक्रमण करके गोदावरी का क्षेत्र उन पर अधिकार इसके द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव है जो शासन के प्रति जो लापरवाह हो जाता है और ये जो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन जाता है और भक्ति भावना की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। इसी वक्त जो इस राज्य का पुनः पतन शुरू हो जाता है उड़ीसा राज्य का, और उसी समय के दौरान जो 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान के द्वारा आक्रमण किया जाता है उड़ीसा राज्य पर, और उड़ीसा राज्य पर आक्रमण करके उनको पराजित करके इसके उत्तराधिकारी जो रहते हैं प्रताप रुद्रदेव के, वह काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। राज्य की स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसी समय बंगाल राज्य के द्वारा जो उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया जाता है और उड़ीसा का विलय बंगाल राज्य में कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा आज जो आमेर और उड़ीसा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मध्यकाल के दौरान रहती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो प्रांतीय शक्तियों का उदय है मध्यकाल के दौरान, उसके तहत आमेर राज्य को और उड़ीसा राज्य को पढ़ा है। अब हमारे एक दो राज्य और है जिसमें जो आसाम राज्य, कामरूप का राज्य, विजयनगर, बहमनी, उनके बारे में अतिशीघ्र पढ़ते हुए अगले चैप्टर को हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कुछ समय के पश्चात आपकी क्लासें भी नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। जो देखते हैं कभी, अभी तो BA थर्ड ईयर वालों की जो बात की जाए, थर्ड ईयर वालों की क्लासें 18 तारीख से शुरू हो रही है और जैसे ही दिशा निर्देश अपने को राज्य सरकार के मिलते हैं आप तक सूचना पहुंचा दी जाती है और संभावना है कि अतिशीघ्र आपकी क्लासें भी नियमित रूप से सुचारू हो जाएगी। तो आमेर राज्य के बारे में पढ़ा। आमेर राज्य का क्षेत्र जो अपने राजस्थान में जयपुर का जो क्षेत्र वह आमेर राज्य के तहत आता है। यहाँ पे जो कछवा है राजपूत शासकों के द्वारा जो राज किया जाता है, शासन किया जाता है। उसके अलावा जो उड़ीसा राज्य में वर्मन वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है और उसके अलावा जो गजपति वंश के शासक हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है और ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि जो उत्तर भारत में यहाँ आमेर का जो भूमिका जो मुगल काल के दौरान हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके अलावा इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका इतनी नहीं देखने को मिलती है। उड़ीसा राज्य की कोई महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तो ये दिल्ली से काफ़ी दूर था और इसके अलावा जो दिल्ली के शासकों के द्वारा इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी मुश्किल था।
तो इस वजह से इनका जो कोई राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा अपने को देखने को नहीं मिलता है। जो मध्यकाल के दौरान इनकी जो संक्षिप्त जानकारी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, और आमेर राज्य के बारे में बात करें तो हम जो अपनी दूसरी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसमें उसके तहत हम विस्तृत रूप से उसके बारे में और जानेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपनी सलाह जो भी है, राय है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से अपनी बात रख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में बचे हुए राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।